दोस्तों, यहाँ हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी वजहें थी जिसके कारण से ब्रिटिश पीरियड में जो हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो स्टैग्नेंट सा हो गया था। द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज कॉज्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो स्टैग्नेशन के जो रीजन थे वो थे, पहला सबसे पहले लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो अंग्रेजों ने सिस्टम एस्टैब्लिश किए थे लैंड सेटलमेंट के। तो उसमें बहुत सारा था, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि रैयतवाड़ी थी, मालवाड़ी थी, जमींदारी थी, ये सारी प्रथाएं थी, मनसबदारी प्रथा थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये हुआ था कि उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम लगाया था। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या था कि जमीन की बोली लगाई जाती थी और जो सबसे बड़ा बिडर होता था उसको दे दिया जाता था वो जमीन की, भाई आप इस पे करो खेती या करवाओ खेती, और हमें तो बस इतना रेवेन्यू से मतलब है। अब क्या है कि उस रेवेन्यू को वसूलने के चक्कर में जो जमींदार थे वो उस पे जोर जुल्म करते थे, और किसानों की भी हालत जो है वो दयनीय थी। और अगर कुल मिला करके कहिएगा तो जो परिस्थितियां थी, जो पूरा सिचुएशन था वो अच्छा नहीं था। Under this system, profits accruing out of agriculture sector went to जमींदार्स in the form of लगान। जो कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है वो लगान के फॉर्म में जमींदारों के हाथ में चला जा रहा है। The main interest of the zamindar was only to collect lagan, regardless of the economic condition of the cultivator। जो उत्पादक है, जो किसान है, उसकी क्या दशा है, क्या हालत हो रखी है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ इससे मतलब है कि मुझे इतना लगान मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर से प्रेशर आया हुआ है, ब्रिटिशर्स का प्रेशर है। और ऐसे में जिसको बोलिएगा कि एक दयनीय परिस्थिति, तो एक दयनीय परिस्थिति में भारतीय किसान जी रहे थे। The dates for depositing specified sums of लगान to British government were also fixed। और आपको किस तारीख को लगान जमा करना है ये चीज भी तय हो रखा था। Failing which the जमींदार्स were to lose their rights। और अगर आप उसमें फेल करते हो, उस तारीख तक आप नहीं करते हो जमा, तो आपके जो खेत है या जो आपको दिया गया है जमीन का टुकड़ा, वो आपसे जब्त कर लिया जाएगा। The zamindars and the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture। ना ही जमींदार ना colonial government, ब्रिटिश गवर्नमेंट, दोनों ही में से किसी ने भी खेतों की हालत को सुधारने में कोई भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनकी वास्तविक अभिरुचि उस अनुरूप थी ही नहीं। जो दूसरा कारण था वो था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हम कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लोग भुखमरी हो रही है। क्यों? क्योंकि आप उसको एग्रीकल्चरल क्रॉप से शिफ्ट करवा रहे हो, कहाँ पे? कैश क्रॉप पे। तो नेचुरली कैश क्रॉप में तो जूट या इंडिगो या कॉफी या टी या टोबैको, ये सारी चीजें तो खाओगे ही नहीं, ठीक है, ये आप बेचोगे ही। और जो कैश क्रॉप है वो हुआ ही नहीं, तो नेचुरली सप्लाई और डिमांड का रूल तो आप जानते ही हो, सप्लाई है ही नहीं, डिमांड बरकरार है, क्या होगी? कीमतें बढ़ेंगी। Commercialization of agriculture means production of crops for sale in the market rather than for self consumption। तो जब हम कमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, व्यापारिक कृषि, व्यापारोन्मुख कृषि, तो ये जीविका निर्वाह कृषि जो है, सस्टेनेंस एग्रीकल्चर, उससे डिफरेंट है। और जो आप बना रहे हैं वो आप बेचने के लिए उगा रहे हैं, जो आपका प्रोडक्शन है वो बेचने के लिए इंटेंशन से है। During the British rules, farmers were given higher prices for producing cash crops like cotton or jute। जो अंग्रेजों का राज था, तो उसमें हायर प्राइसेस मिल रहे थे कैश क्रॉप्स को, जिसमें कि कॉटन, जूट। However, this did not improve the economic condition of farmer, because instead of food crops, they were producing cash crops, which were ultimately used by British industries। और ये जो है, ये उनका जो रॉ मटेरियल चाहिए था, ये सारा क्रॉप। तो पैसा तो आपके पास में एक मिनिमल सा पैसा, बहुत नॉमिनल सा पैसा आपके पास आ रहा है, और ये सारा कुछ जो है ब्रिटिश इंडस्ट्री को प्रमोट कराने में खर्च हो रहा है। जो आपको वहां पर कॉटन मिल्स हैं लंकाशायर और मैनचेस्टर में, तो उसमें वो जा रहा है चीजें।
तो इन सारी वजहों से अगर देखिएगा तो भारतीय कृषि की दशा पिछड़ सी गई थी। Thus British rule promoted shifting of crops from food crops to cash crops। तो इसमें इतना ही। थैंक यू।